हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3 के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न। इस प्रश्न से मेरा दावा है कि 100% टीआरई 3 में पूछने जा रहा है। जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माननीय पूर्व चेयरमैन अतुल प्रसाद की तरफ से यह कह दिया गया है कि इस बार का टीआरई थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो इसका मतलब ये है कि पिछली बार का जो कटअप गया है उससे कहीं बीपीएससी कोशिश करेगा कि कम जाए और इस प्रयास में प्रश्नों के लेवल को भी थोड़ा हाई किया जा सकता है। तो आज इस वीडियो में वैसे ही कुछ प्रश्न करने हम लोग जा रहे हैं जिसके अकॉर्डिंग परीक्षा होनी है। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपके कुछ कंसेप्ट क्लियर हो सके। उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आप लोग के परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला सवाल आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल निम्न में से कौन है। जी हाँ, इस प्रश्न को करेंगे आप। हो सकता है कि बहुत सारे साथी जो है इसका सही आंसर भी जानते हो, लेकिन एक इसमें चैनल ऐसा है, जैसे पहला है गवर्नर जनरल, उसके बाद गवर्नर जनरल भारत का, उसके बाद भारत का वायसराय, उसके बाद भारत का अंतिम वायसराय और भारत का पहला गवर्नर जनरल और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, इसको नोट डाउन कीजिएगा। इस प्रश्न से बहुत कुछ क्लियर होने जा रहा है और हम उम्मीद करेंगे कि आपका वो सारा पॉइंट क्लियर हो जाए। सबसे पहले इस प्रश्न का जो पूछना है उसके बारे में जानते हैं कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल निम्न में से कौन है। क्या वो वारिंग हेस्टिंग्स हैं, क्या विलियम बेंटिंक हैं, लॉर्ड कैनिंग है या लॉर्ड क्लाइव है या इनमें से कोई नहीं है। तो दोस्तों, इसका पहला का आंसर जो होगा वो आप लोग को पता होगा, बहुत सारे साथियों को पता भी होगा, लेकिन जिनको नहीं पता है उनके लिए हम बताएं कि वारिंग हेस्टिंग्स जो है बंगाल के पहले गवर्नर जनरल और द्वैध शासन के जन्मदाता भी इन्हीं को माना जाता है। ये जो है 4 भाषा के भी जानकार थे, अरबी, फारसी, उर्दू, बंगाली और हिंदी। टोटल 5 भाषा के ये जानकार थे। विलियम बेंटिंक के बारे में अगर हम बात कर लें, के अंतिम गवर्नर के रूप में जाने जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, बंगाल के अंतिम गवर्नर यही थे। और लॉर्ड कैनिंग के बारे में बात करें तो लॉर्ड कैनिंग जो हैं वो आपका भारत में वायसराय के पद पर पहले और अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1858 तक रहे थे। भारत में प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग ही हुआ करते थे। अब बात करते हैं बंगाल के लॉर्ड क्लाइव के बारे में। तो लॉर्ड क्लाइव का प्रथम कार्यकाल 1757 ईस्वी से 1760 ईस्वी तक था। इसी पद पर इनका दूसरा कार्यकाल वापिस 1765 से लेकर 1767 तक इनका पूरा कार्यकाल रहा। यानी कि एक बार आए फिर वापस दोबारा आए, लेकिन अगर देखा जाए तो 1760 से 1767 तक का कार्यकाल इनका रहा था। बीच में 57 से 65 के बीच में किसी दूसरे का था। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। तो यहाँ पे कि युवा बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था। क्या वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, क्या हेनरी विवियन डिरोजियो थे, राजा राम मोहन राय थे। उपयुक्त में से एक से अधिक का, ये उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा हेनरी विवियन डिरोजियो जो थे, ये जो थे हिंदू कॉलेज के अध्यापक थे और युवा बंगाल के जन्मदाता भी इन्हीं को माना जाता है, क्योंकि इनको सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने डिरोजियो को बंगाल में आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत भी कहा था और अपनी स्वजाति के पिता के रूप में भी इन्हें स्वीकार उन्होंने किया था। तो इतने बड़े आंग्ल इंडियन इनको कह सकते हैं, हेनरी विवियन डिरोजियो को, जो कि युवा बंगाल इन्होंने ही शुरू किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं और बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है 1857 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान
कानपुर क्षेत्र के अंग्रेज शासन का विरोध करना शुरू किया। कानपुर क्षेत्र ने अंग्रेज शासन का विरोध करना शुरू किया, जहां नाना साहब के स्थित महल को इसके मुख्यालय के रूप में प्रयोग किया गया था। उस महल का नाम बताना है। क्या ये बिठूर था, पुखराया था, बीबी घर था, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर आप लोग बताइए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका बिठूर का जो इनका महल था, वो ये मतलब कि अंग्रेजी हुकूमत के विरोध में लड़ाई लड़ने के लिए मुख्यालय के रूप में जो प्रयोग हुआ वो बिठूर का इनका महल था और इसी का उपयोग करके इन्होंने लड़ा था। 1800 का विद्रोह जो था, 1857 का विद्रोह, अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय की ये दत्तक पुत्र थे नाना साहब, और इनके जो सेनापति हुआ करते थे वो होते थे तात्या टोपे। रामचंद्र पांडुरंग उनका नाम हुआ करता था और उन्हीं के जो है नेतृत्व में कानपुर से लड़ाई लड़ी जाती थी और अंग्रेजी सेना का सेनापति कैम्पबेल हुआ करता था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रमुख खानों की उत्पादित लौह अयस्क जो है उसका निर्यात कहाँ पे होता है? मार्मागोवा, कोचीन, मैंगलोर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर बताना है आपको। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो प्रश्न संख्या 4 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सी, मैंगलोर। मैंगलोर जो है वहाँ से लौह अयस्क का जो है निर्यात हुआ करता था और यह जो है झारखंड उड़ीसा देश के कुल लौह अयस्क का 2/3 भाग यहाँ से प्राप्त होता है। कहाँ से? केंद्रमुख से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो आपको दिखेगा कि वर्ष 2023 के G20 सम्मेलन में भारतीय शेरपा कौन है? क्या वो नरेंद्र मोदी, राजीव अरोड़ा, अमिताभ कांत, एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये इसका जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा सही आंसर इसका होगा आपका अमिताभ कांत इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। 5 का सही आंसर होगा अमिताभ कांत। जी हाँ, भारत G20 शिखर सम्मेलन में पहली बार अध्यक्षता कर रहा था। याद रखिए, पिछली बार हुआ जो G20 हुआ जो, उसमें उसके जो शेरपा के रूप में नियुक्त किए गए थे वो अमिताभ कांत जी थे और भारत के G20 प्रेसिडेंसी का विषय था वसुधैव कुटुंबकम, या एक पृथ्वी, जिसका मीनिंग होता है एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आपके स्क्रीन पे दिखेगा 6 जुलाई 2023 6 जुलाई 2023 नई दिल्ली में भारत 6G अलायंस किसने लॉन्च किया? जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर बताना है। प्रश्न संख्या 6 का अश्विनी वैभव, अजय भट्ट, हरिदीप सिंह पुरी, धर्मेंद्र प्रधान, कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने G6 अलायंस को लॉन्च किया? तो प्रश्न संख्या 6 का सही आंसर हो जाएगा ए, अश्विनी वैभव। पहले ये IAS भी हुआ करते थे, इन्हीं के द्वारा जो है लॉन्च किया गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। निम्न में से कौन सा देश जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला राज्य बना? जी बताइए। केन्या, इक्वाडोर, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, और उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक, जो भी। तो इसका सही आंसर होगा इक्वाडोर। इक्वाडोर जो है मानव के समान जंगली जानवरों को भी कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश के रूप में स्थापित हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपको दिखेगा जो आपके स्क्रीन पे, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ का नया प्रमुख किसे बनाया गया? मनोज सोनी, रवि सिन्हा, प्रवीण सूद, रणवीर कौर, और इनमें से कोई नहीं। तो पहले मनोज सोनी जी के बाद में बात करते हैं। तो ये जो हैं आपके UPSC के चेयरमैन हैं, ये UPSC के चेयरमैन हैं मनोज सोनी। और जो बात करते हैं ये CBI के चीफ हैं प्रवीण सूद। रवनीत कौर और रवि सिन्हा इन्हीं दोनों में से है। तो रणवीर कौर तो नहीं होंगे, रवि सिन्हा होंगे जो कि बिहार के मूल निवासी हैं और राव के चीफ के रूप में इनको नियुक्त किया गया। तो प्रश्न संख्या 8 का सही आंसर बी होगा। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का नया प्रमुख रवि सिन्हा को बनाया गया, जो कि भोजपुर के, बिहार के भोजपुर जिला के निवासी हैं। और जो है रणवीर कौर के बारे में बात करते हैं। रवनीत कौर जो है भारतीय प्रतिस्पर्धा
जिसे CCI का अध्यक्ष कहते हैं, उन्हीं को बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 9, पृथ्वी वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ होता है? पृथ्वी पर वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व, तो जो पृथ्वी का ऊपरी भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं, आपको पता होना चाहिए। उसके ऊपर के पार्ट को क्या कहते हैं, पता होना चाहिए। जैसे 3 पार्ट यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि सर्वाधिक घनत्व कहाँ पाए जाते हैं। समताप मंडल में तो पाया नहीं जाता और मध्य मंडल में पाया नहीं जाता। सौम मंडल का एरिया सर्वाधिक घनत्व का एरिया है, इसलिए इसका आंसर 9 का 1 हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या आते हैं 10 पे। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? केरल, आंध्रा, मध्य प्रदेश, एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 10 का आंसर जो हो जाएगा वो आपका क्या होगा, प्लीज आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए। तो प्रश्न संख्या 10 का आंसर जो होगा, केरल में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। ऐसे वन जो हैं 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो इसका मतलब सीधा सीधी होता है कि जो समुद्री भाग होगा वहाँ पे 200 सेंटीमीटर की जो है, जहाँ से मानसून प्रवेश करती है भारत में, उस एरिया में 200 मीटर से अधिक की जलवायु रहती है। तो सीधा बात है कि केरल वाले भाग में ही सदाबहार उष्णकटिबंधीय वन पाए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 11, चक्रवात निम्नलिखित में से किस कारण आता है? निम्न दाब, उच्च दाब, निम्न तापमान, एक से अधिक और कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? चक्रवात प्रश्न संख्या 11 का सही आंसर क्या होगा? तो निम्न दाब के कारण आते हैं। चक्रवात का मुख्यतः कारण निम्न दाब होता है। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी जब गर्म हो जाती है तो ठंडी हवा भी गर्म होकर उष्मा बन उठती है। ऐसी स्थिति में निम्न दाब के क्षेत्र में खाली जगहों को भरने के लिए जो है हवा बहने लगता है और वहाँ पे इतना तेज़ी से हवा बहने लगता है कि वही चक्रवात का रूप ले लेता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है, प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार को संविधान की में कब जगह दी गई? प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार को संविधान में, ये सभी लोग जानते होंगे, उम्मीद करता हूँ। प्लीज़ कमेंट के माध्यम से भी बताइएगा। दोस्तों अगर यह वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करेंगे। चलिए 12 का इसका आंसर जो हो जाएगा, क्या 2000 होगा, 2001 होगा, 2002, 2003, इनमें से कोई नहीं। कौन सा होना चाहिए? प्रश्न संख्या 12 का जो सही आंसर हो जाएगा 2002, यानी कि सी। प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार में सभी जो है मौलिक अधिकार को संविधान में जगह दी गई। किसमें? प्राथमिक शिक्षा को, मौलिक अधिकार को, प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार को संविधान में जगह दी गई 2002 में। और इसके बारे में कुछ बातें करनी है तो बात हम कर सकते हैं। वर्ष 2002 में 86वां संशोधन के द्वारा और देश में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य और प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने संबंधी प्रावधान कर दिया गया और इसे अनुच्छेद 21 क के अंतर्गत मौलिक अधिकार में जोड़ा गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो प्रश्न संख्या 13, केरल में थुम्बा प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है? यह अप्रवाही जल की खाड़ी है, यह एक आयुर्वेदिक केंद्र है, यह एक रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर आपको बताना है। तो चलिए इसका सही आंसर आप प्लीज़ जो भी जानते हो बताएं। प्रश्न संख्या 13 का सही आंसर क्या होगा? अप्रवाही, यहाँ एक आयुर्वेदिक केंद्र, यहाँ एक रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। यह एक रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है। केरल में थुम्बा प्रसिद्ध है रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन के लिए, जहाँ से इसरो की स्थापना यहीं पे हुई है। और इसरो जो है कब 15 अगस्त 1669 में यहाँ अपना एक मुख्यालय लगाया था। चलिए यह कर्नाटक वाले एरिया में नहीं, केरल वाले एरिया में, सॉरी। चलिए प्रश्न संख्या, वॉर एंड पीस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? ये देखिए, ये 10वां वर्ग 10th का सवाल है।
आर.एन. टैगोर, सरोजिनी नायडू, लियो टॉल्स्टॉय और लेनिन और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा प्रश्न संख्या 14 का सी हो जाएगा। लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर गीतांजलि लिखे थे। सरोजिनी नायडू क्या लिखी थी? गोल्डन थ्रेशोल्ड। और लेनिन के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी वह क्या था? इन्होंने कोई पुस्तक नहीं लिखा। ये जो है 1917 में बोल्शेविक क्रांति जब हुआ उसके पश्चात ये जो है वहाँ के सोवियत रूस के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। 1953 में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग किया गया था, क्या गठन? इसकी अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया? काका कालेकर, वीपी मंडल, वीपी सिंह, नरसिम्हा राव, इसमें से कोई नहीं। तो 53 में काका साहब कालेकर। प्रश्न संख्या 15 का ए आंसर हो जाएगा। 1953 में पहला पिछड़ा आयोग का काका साहब कालेकर की नियुक्ति हुई थी और प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष वही थे। 1 जनवरी 1969 में गठित पिछड़ा आयोग का अध्यक्ष जो है बीपी मंडल को बनाया गया था। और मंडल आयोग का रिपोर्ट जब लगा 1990 में अगस्त में लगा था और जो है यही ओबीसी के लिए कार्य करते हैं, यही आयोग के द्वारा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें।